नमस्ते। गवर्नमेंट कॉलेज देवली के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम कार्ल मार्क्स का अध्ययन कर रहे थे, उसकी कड़ी में अगला टॉपिक है कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। यानी कार्ल मार्क्स के जितने भी सिद्धांत हैं उनको हम अलग अलग एक एक वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाएंगे। तो आज हमारा है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। कार्ल मार्क्स का संपूर्ण जो जीवन था और उनका राजनीतिक दर्शन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर ही आधारित है। इसी सिद्धांत के आधार पर मार्क्स ने इतिहास में परिवर्तन और अध्ययन का भौतिकवादी दर्शन, वर्ग संघर्ष और साम्यवाद की स्थापना के विचार भी निर्धारित किए हैं। इस प्रकार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स के विचारों का मूल आधार है। उसके अनुसार विश्व की सभी समस्याओं का समाधान में ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो सिद्धांत है वो हमारा पथ प्रदर्शन करता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के दो शब्द, पहला है द्वंद्व और दूसरा है भौतिकवाद। तो इसमें पहला शब्द तो उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके अनुसार सृष्टि का विकास हो रहा है, यानी द्वंद्व के द्वारा सृष्टि का विकास हो रहा है। आपस में दो चीज़ें आपस में द्वंद्व करती हैं और नई चीज़ का सृजन करती हैं। दूसरा तत्व सृष्टि के मूल तत्व को सूचित करता है। अब है मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रक्रिया क्या बताई है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली को हीगल से ही लिया है। ये हमारा क्वेश्चन है, किससे लिया है? हीगल से ग्रहण किया है। हीगल यह मानकर चलता था कि समाज की प्रगति प्रत्यक्ष रूप से न होकर एक टेढ़े मेढ़े तरीके से हुई है, जिसके 3 अंग हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति का आधार हीगल की यही द्वंद्वात्मक वादी दर्शन है। मार्क्स कहता है कि वाद समाज की एक साधारण स्थिति है जिसमें कोई अंतर्विरोध नहीं होता, यानी कि पहली जो स्टेज है उसमें कोई भी अंतर्विरोध नहीं होता है। थोड़े समय बाद वाद से जो असंतुष्ट होकर उसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रतिवाद उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, वाद के बाद प्रतिवाद उत्पन्न हो जाता है। यह निषेधात्मक स्थिति वाद की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील होती है। प्रतिवाद में फिर अंतर्विरोध चलता है, अर्थात प्रतिवाद का भी प्रतिवाद उत्पन्न हो जाता है और दो प्रतिवादों के संयोग से संवाद की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया समाज में निरंतर चलती रहती है। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को मार्क्स तथा उसके अनुयायियों ने एक गेहूं के पौधे से समझाया है। गेहूं का पौधा, उसका एक दाना लीजिए। दाना क्या है? वाद है। जब उस गेहूं के पौधे को, बीज को हम जमीन में बो देते हैं तो उसके विरुद्ध भूमि की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और यह गल कर या नष्ट होकर अंकुरित होता है और पौधा बनता है। यह पौधा विकास की दूसरी कड़ी यानी प्रतिवाद है। तीसरी कड़ी पौधे में बाली आना, इसके पकने पर गेहूं के दाने का बनना तथा पौधे का सूखकर नष्ट होना है। तीसरी दशा संवाद या विपरिणाम है। आर्थिक जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में इस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को इस प्रकार अपनाया जा सकता है। पूंजीवाद या व्यक्तिवाद, यानी कि पहले तो उसने गेहूं का उदाहरण दिया, फिर आर्थिक जीवन का उदाहरण दिया कि जो पूंजीवाद है या व्यक्तिवाद, व्यक्तिगत संपत्ति की जो अवस्था है वो वाद है, जिसमें यह असंगति रहती है कि समाज शक्तिशाली और सर्वहारा लोगों में बढ़ जाता है। इस असंगति या दोष के कारण समाज में संघर्ष होता है तथा व्यक्तिगत संपत्ति की सामाजिक व्यवस्था के प्रतिवाद स्वरूप समाज के विकास में यह व्यवस्था आती है जिसे सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र की अवस्था कहा जाता है। इन दोनों अवस्थाओं के संवाद स्वरूप वह अवस्था आती है जिसे साम्यवाद की अवस्था कहा जाता है। यानी कि वाद तो हुआ पूंजीवादी अवस्था, प्रतिवाद हुआ सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र और संवाद हुआ साम्यवाद की अवस्था, जिसमें व्यक्तिगत संपत्ति के स्थान पर सार्वजनिक संपत्ति की अवस्था आती है। ठीक है, तो द्वंद्वात्मक की प्रक्रिया को गेहूं का बीज और आर्थिक जीवन की अवस्थाओं के उदाहरण देकर हीगल ने समझाया है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली हीगल से ग्रहण की है, परंतु मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक हीगल के द्वंद्व से बहुत भिन्न है। इस संदर्भ में मार्क्स खुद ही कहता है कि मेरी द्वंद्वात्मक पद्धति न केवल हीगलवादी पद्धति से अलग है बल्कि वह उससे बिल्कुल विपरीत है। मैंने हीगल के द्वंद्वात्मक तर्क अपने सिर के बल पर खड़ा पाया, मैंने उसे सीधा करके पैरों के बल पर खड़ा कर दिया। यानी जिस चीज़ को हीगल ने सबसे नीचे रखा, मार्क्स ने उसे सबसे ऊपर कर दिया, ये बिल्कुल उल्टा कर दिया।
मार्क्स और हीगल के द्वंद्वात्मक प्रमुख अंतर ये है कि हीगल एक आदर्शवादी था और वह विश्व आत्मा या सूक्ष्मतम आत्मज को समाज का नियामक कारण मानता था। हीगल की दृष्टि में इतिहास विश्व आत्मा की क्रमिक अभिव्यक्ति है और वह भी एक देवीय आयोजन के द्वारा संपूर्ण विश्व में परिव्याप्त है। किंतु मार्क्स ने हीगल की विश्व आत्मा के सिद्धांत को काल्पनिक कहकर छोड़ दिया और उसके स्थान पर विशुद्ध भौतिक तत्व की महत्ता को स्वीकार किया, क्योंकि वह न केवल प्रत्यक्ष सत्य या वास्तविक ज्ञान है वरन स्पष्ट शाश्वत रूप भी है। मार्क्स का कहना है कि हम आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते, हम आत्मा को देख भी नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, उसका अनुभव नहीं कर सकते और इसलिए हमारे लिए उसका होना और नहीं होना बराबर है। ठीक है, अब आते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं। तो इसमें पहली विशेषता है, द्वंद्ववाद के अनुसार विश्व स्वतंत्र है और असंबद्ध है। असंबद्ध वस्तुओं का ढेर या संग्रह मात्र नहीं है वरन एक इकाई है जिसकी समस्त वस्तुएं संबंध और परस्पर निर्भर हैं। इसलिए हमारे द्वारा किसी वस्तु को दूसरी वस्तुओं के साथ उनके संबंधों के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। यानी विश्व में जो भी चीज़ें हैं सब एक दूसरे पर संबंधित हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। दूसरी विशेषता है कि जो द्वंद्ववाद है उसके अनुसार प्रकृति अस्थिर, गतिशील और निरंतर परिवर्तनशील है। प्रकृति के अंदर सदैव कुछ नई चीज़ें उत्पन्न और विकसित होती हैं तथा पुरानी चीज़ें नष्ट होती रहती हैं। अतः हमारे द्वारा विश्व तथा उसकी प्रकृति को समझने के लिए उसकी गतिशीलता को दृष्टि में रखना होगा। तीसरी विशेषता है जो हीगल ने बताई है कि द्वंद्ववाद के अनुसार वस्तुओं में विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया सरल नहीं है। वे केवल अपनी दिशा में आगे नहीं बढ़ती वरन उनमें गुणात्मक परिवर्तन भी होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये अपने पुराने गुण छोड़कर नवीन गुण धारण कर लेती हैं। अगली है, वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होता है, न अचानक धीरे धीरे नहीं होकर शीघ्र और अचानक होता है। मतलब वस्तुओं में अगर कोई परिवर्तन होता है तो वो तुरंत हो जाता है। वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन क्यों होते हैं, इसका उत्तर मार्क्स हीगल की विचारधारा के आधार पर देता है। उसके अनुसार क्यों होते हैं इसका उत्तर दे रहा है वो, वस्तुओं में शाश्वत अंतर्विरोध पाया जाता है। यानी कि जितने परिवर्तन होते हैं वो अंतर्विरोध और आपसी संघर्ष के कारण होते हैं और वस्तुओं में निहित इन परस्पर विरोधी तत्वों के संघर्ष के फलस्वरूप ही वस्तु में गुणात्मक परिवर्तन होता है। और इसकी लास्ट विशेषता है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्राकृतिक जगत के आर्थिक तत्वों के आधार पर व्याख्या करता है और पदार्थ को समस्त विश्व की नियंत्रक शक्ति के रूप में स्वीकार करता है। अब देखो, कोई सिद्धांत आता है, उसकी विशेषताएं होती हैं तो उसकी कुछ लोग आलोचना भी करते हैं। इसी प्रकार मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की भी कुछ लोगों ने आलोचनाएं की हैं। तो कुछ ने कहा है कि इसका जो भौतिकवाद है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वो अत्यंत अस्पष्ट है। ठीक है, मार्क्स ने इसका पूर्ण और आवश्यक विवेचन नहीं किया है, ऐसा कहकर इसकी आलोचना कर दी है कि द्वंद्ववाद है अत्यंत गूढ़ और अस्पष्ट है। यद्यपि मार्क्स और एंजिल ने समस्त लेखन का आधार यही है, लेकिन इसे कहीं पर भी उन्होंने स्पष्ट रूप से समझाया नहीं है। असंगतिपूर्ण कहा है कुछ लोगों ने कि धारणा असंगतिपूर्ण है। मार्क्स की द्वंद्ववादी धारणा असंगतिपूर्ण भी है। एक ही स्थान पर तो मार्क्स कहता है कि व्यक्ति अपना इतिहास स्वयं बनाता है। इसके अतिरिक्त मजदूरों को जागृत करने के लिए उसने जिस प्रकार से उद्बोधन किया उससे भी यही स्पष्ट होता है कि उसे मानवीय चेतना और क्षमता में विश्वास है। लेकिन द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को अपनाते हुए उसके द्वारा वाद, प्रतिवाद और संवाद की पद्धति के आधार पर मानवीय इतिहास के भविष्यकालीन विकास को निर्धारित किया गया है। अब इनमें असंगति क्या है? असंगति यह है कि यदि मानव अपने इतिहास को खुद बनाता है तो भविष्यकालीन विकास को कैसे निर्धारित कर सकता है? इतिहास को बनाएगा तो भविष्य के बारे में कैसे वो कोई चीज़ डिसाइड कर सकता है? ऐसे किसी यंत्र का आविष्कार तो अभी तक हो ही नहीं पाया है जो भविष्य में मानव का मस्तिष्क की समस्त गति को निर्धारित कर सके। यानी भविष्य में मनुष्य का सोच है, उसकी जो स्थिति है वो कितना काम करेगी, कितना मस्तिष्क उनका काम करेगा, उस चीज़ को कैसे नापा जा सकता है? जबकि मार्क्स कहता है कि भविष्य का विकास खुद करता है। जो मार्क्स के दर्शन है
या जो धारणा है द्वंद्ववाद की, ये बहुत अधिक भौतिकवादी दर्शन माना कुछ लोगों ने। मार्क्स की विचारधारा को अनावश्यक रूप से भौतिकवादी विचारधारा माना है। मार्क्स का विचार है कि मानवीय चेतना भौतिक तत्वों के अधीन होती है। मानव जीवन में भौतिक संतुष्टि ही मानसिक संतुष्टि की आधारशिला और मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। किंतु मार्क्स द्वारा किया गया मानवीय प्रकृति का मूल्यांकन अत्यंत संकुचित और त्रुटिपूर्ण है। केवल भौतिकवादी दर्शन के आधार पर एक आदर्शवादी दर्शन की सृष्टि नहीं की जा सकती। और आगे है, कुछ लोगों ने इसे दोषपूर्ण पद्धति भी माना है। ठीक है, इतिहास एक अविरल धारा है जिससे न तो कोई अंतिम अवस्था दिखाई देती है, न कोई क्रांति द्वारा हुए भिन्न भिन्न परिवर्तनों की अवस्थाएं हैं। मार्क्स ने जो विभिन्न सामाजिक अवस्थाएं बताई हैं, वो किसी एक निर्दिष्ट समय पर अचानक नहीं आई हैं। एक अवस्था दूसरी अवस्था में सैकड़ों वर्षों के बाद परिवर्तित हुई है। इसलिए मार्क्स की वाद, प्रतिवाद और संवाद की धारणाएं केवल कल्पना मात्र है। और कुछ लोगों ने इस द्वंद्वात्मक पद्धति को खतरनाक भी माना है। क्यों? क्योंकि हम इस बात को मानकर चलते हैं कि मनुष्य बाहरी शक्तियों अर्थात आर्थिक शक्तियों का दास है और उसमें इतिहास के क्रम को बदलने की शक्ति नहीं है। इतिहास के क्रम को मार्क्स के अनुसार कौन बदलता है? केवल आर्थिक शक्ति। यदि हम मार्क्स की विचार पद्धति को स्वीकार कर लें तो मानवीय दर्शन और विचार में आदर्श और नए समाज की कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। वास्तव में मार्क्स ने हमें एक प्रकार के भाग्यवाद से निकालकर दूसरे प्रकार के भाग्यवाद का रास्ता बता दिया है। और इसकी अंतिम और लास्ट विशेषता जो आलोचना है वो है, मानवीय इतिहास उत्थान का ही लेखा जोखा नहीं है। यानी केवल उत्थान 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 जो बताया है मार्क्स ने, केवल वही चीज़ इतिहास में नहीं है। इतिहास का क्रम सदैव उन्नति की ओर नहीं रहा है। वास्तव में स्थिति ऐसी है, मानवीय इतिहास मात्र उत्थान का नहीं वरन उत्थान और पतन का इतिहास रहा, जबकि पतन का मार्क्स ने कहीं भी वर्णन नहीं किया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।